हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे एबीजी। एबीजी क्या होता है? एबीजी का फुल फॉर्म होता है आर्टेरियल ब्लड गैस। और एबीजी हम जब करते हैं तो उसमें ब्लड के अंदर पाई जाने वाली गैसेस का मेनली असेसमेंट करते हैं। और इसके लिए हम आर्टरी ही क्यों लिखते हैं? क्योंकि आर्टरी के अंदर प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, इसलिए हम आर्टरी को ही ब्लड गैसेस एनालिसिस के लिए प्रेफर करते हैं। इसके इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? इसके इंडिकेशन क्या होंगे? जब किसी पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है तो बॉडी को मिलने वाली जो गैसेस हैं उनका एक्सचेंज कैसे हो रहा है, उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो जानने के लिए हम करते हैं एबीजी। या किसी पेशेंट का आईसीयू के अंदर, इंटेंसिव केयर यूनिट्स के अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके प्रोग्नोसिस को देखने के लिए लंग्स की जो एक्टिविटी है उसकी प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट जो है लंग्स की, कि वो किस वे में काम कर रहे हैं, उसको देखने के लिए हम करते हैं आर्टेरियल ब्लड गैसेस एबीजी। ठीक है, टू चेक प्रोग्रेस ऑफ lungs in any disease। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे कि इसके पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, कि एबीजी के अंदर कौन कौन से पैरामीटर जो हैं वो इंक्लूडेड रहते हैं। पैरामीटर्स पैरामीटर्स क्या क्या होंगे? पीएच एक होगा। पीएच पीएच का मतलब होता है कि जो ब्लड है वो एसिडिक है या एल्कलाइन है। ठीक है, अम्ल या क्षार, ये हम 10th क्लास तक पढ़ते हैं हिंदी में। अम्लीय है या क्षारीय है, वो देखने के लिए जो पैरामीटर बनाया है उसको बोलते हैं पीएच। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 7.35 से 7.45 होती है, और ये 7 पे न्यूट्रल होता है। तो ब्लड का जो पीएच है वो 7.35 से 7.45 होता है, मतलब स्लाइटली एल्कलाइन, हल्का सा क्षारीय होता है। ठीक है, इसके बाद में अगला जो पैरामीटर है वो है PO2। PO2 ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो ये होती है 80 to 100। ये जो होती है ये ब्लड के अंदर होती है 80 to 100 mm ऑफ Hg। ठीक है, इसके बाद में अगला जो पैरामीटर है वो है PaCO2। ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ये है 35 से 45 mm ऑफ Hg। ठीक है, और उसके बाद में हम देखते हैं बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स होता है नॉर्मली 22 से 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, एक पैरामीटर है जो 4 मेन पैरामीटर है वो है पीएच, PaO2, PaCO2, बाइकार्बोनेट्स जो 22 से 28 मिली इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद में और कौन कौन से पैरामीटर इसके अंदर होते हैं? इसके बाद में और जो पैरामीटर इसके अंदर होते हैं वो होते हैं बेस एक्सेस। बेस एक्सेस बेस एक्सेस जो है वो -2 से
+2 तक होता है, ठीक है, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, सोडियम की जो वैल्यू है वो 135 टू 145 mmol पर लीटर होती है, 135 टू 145 मिलीमोल पर लीटर, ठीक। पोटेशियम की जो कंसंट्रेशन है नॉर्मली वो 3.5 टू 5 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। दूसरा और अगर हम देखें तो ग्लूकोज, ग्लूकोज फास्टिंग, रैंडम या पीपी। फास्टिंग जो है वो बिलो 110 mg पर dl, ठीक है, या इसको कहें 100 तक भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर रैंडम है तो रैंडम होगी 80 टू 110 mg पर dl। अगर पीपी है तो वो 140 mg पर dl से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए नॉर्मल वैल्यूज की। अगर हम बात करें, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो बात अलग है, फिर उसमें ये कंसंट्रेशन, ये जो वैल्यूज हैं ये ऊपर या नीचे हो सकती हैं। हाइपोग्लाइसेमिया है तो ये नीचे होगी, हाइपरग्लाइसेमिक है मतलब डायबिटिक है, शुगर है, तो ये जो वैल्यूज हैं ये बढ़ी हुई मिलती है। इसके बाद में एक और पैरामीटर है लैक्टिक एसिड। ये जो पैरामीटर है लैक्टिक एसिड, इसकी वैल्यू होती है 0.5 टू 1 पर लीटर, 0.5 टू 1 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। तो ये इसके पैरामीटर्स होते हैं एक एबीजी के अंदर, जिसमें पीएच देखी जाती है। मेन जो 4 पैरामीटर हैं वो पीएच, पीएओ2, पीसीओ2 और बाइकार्बोनेट हैं। पीएच जो है वो ब्लड की 7.35 से 7.45, ब्लड के अंदर O2 की जो कंसंट्रेशन है वो 80 टू 100 mm ऑफ Hg, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो 35 टू 45 mm ऑफ Hg होनी चाहिए नॉर्मल। बाइकार्बोनेट जो है 22 से 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होना चाहिए। इसके बाद में बेस एक्सेस की बात की जाए तो वो -2 से +2 के बीच में होना चाहिए। सोडियम 135 से 145 mmol पर लीटर, पोटेशियम 3.5 टू 5 mmol पर लीटर, ग्लूकोज फास्टिंग 100 से नीचे होना चाहिए। रैंडम शुगर की बात करें तो 80 टू 110 mg पर dl होना चाहिए। पोस्ट पेरेंडियल, पीपी का मतलब होता है पोस्ट पेरेंडियल, खाना खाने के बाद में 140 से ज़्यादा जो है ग्लूकोज का लेवल नहीं होना चाहिए नॉर्मल वैल्यूज में। अगर बात करें लैक्टिक एसिड जो है 0.5 से 1 mmol पर लीटर होता है, ये नॉर्मल वैल्यूज है, ठीक है। इन वैल्यूज में ऊपर या नीचे कुछ भी होता है तो कुछ कंडीशंस हैं जो देखी जाती हैं, जैसे एसिडोसिस, एल्केलोसिस, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया, हाइपरऑक्सीमिया, हाइपरकैपनिया, हाइपोकैपनिया, हाइपरकैपनिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया,
पोटेशियम से हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, ठीक है। ग्लूकोज का हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, यहां पे देख लेते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है। तो ये इस तरीके के पैरामीटर हमें इसमें देखने को मिलते हैं। अब इसमें इनके साथ में कोरिलेट करके देखें, पीएच अगर 7.35 से कम है तो एसिडोसिस, पीएच अगर 7.45 से ज्यादा है तो एल्किलोसिस, PaO2 80 to 100 अगर 80 से नीचे है तो हाइपोक्सेमिया, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी, हाइपोक्सेमिया, हाइपरोक्सेमिया अगर 100 से ज्यादा है, हाइपरवेंटिलेट है तो हाइपरोक्सेमिया, हाइपोकैपनिया अगर है 35 से तो हाइपोकैपनिया, अगर 45 से ज्यादा है तो हाइपरकैपनिया, हाइपरनेट्रेमिया, नेट्रेमिया मतलब सोडियम, ठीक है। 135 से 145 वैल्यू है, अगर 145 से ज्यादा है तो हाइपरनेट्रेमिया, अगर 135 से कम है तो हाइपोनेट्रेमिया। ये इसकी लोअर रेंज है, ये इसकी हाई रेंज है। हाइपरकैलेमिया 5 मैक्सिमम रेंज है, अगर इससे ज्यादा है तो हाइपरकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया अगर 3.5 से कम है तो हाइपोकैलेमिया। शुगर की बात की जाए, ग्लूकोज की बात की जाए तो ये है 60 और 70, ठीक है। 70 और 60 का रेशियो लेके चलते हैं। 70 से अगर नीचे है तो हाइपोग्लाइसेमिया, 140 से ज्यादा है तो हाइपरग्लाइसेमिया। तो इस तरीके के पैरामीटर जो है वो हमें एबीजी में देखने को मिलते हैं। हमें जो देखना है वो यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन और CO2 को देखना है, इसलिए हम एबीजी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। साइट कि इसकी जो साइट है वो क्या हो सकती है। सबसे पहली बात, आर्टेरियल ब्लड गैस है, इसलिए जो साइट है वो एक आर्टरी होगी, जिसमें रेडियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी और फीमोरल आर्टरी ये हो सकती है, ठीक है। रेडियल, ब्रेकियल, फीमोरल, जो हमारी मेन प्रेफरेंस होती है वो रेडियल आर्टरी होती है। क्यों? रेडियल आर्टरी सबसे बेस्ट प्रेफरेंस माना जाता है। अब रेडियल आर्टरी से हमें करना है प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर है एबीजी, वो करना है हमें रेडियल आर्टरी से, ठीक है। रेडियल आर्टरी से जब हम प्रोसीजर करते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले आर्टरी सप्लाई कि आर्टरी ठीक है या नहीं है। अगर आर्टरी जिससे हमें ब्लड विड्रॉ करना है वो ठीक है, लेकिन उसके आगे जो ऑर्गन है उसको सप्लाई प्रॉपर हो पाएगी उससे या नहीं हो पाएगी, अगर ये खराब होती है तो इसके बिना वो जो ऑर्गन है आगे के उनको सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए हम चेक करते हैं एलेंस टेस्ट। एलेंस टेस्ट करते हैं हम, उसके लिए हम करते हैं एलेंस टेस्ट। एलेंस टेस्ट क्या होता है? एलेंस टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, ये जो हमारा हाथ है ये हमारी आर्टरी है और इधर हमारी अल्नर आर्टरी है। हाथ के अंदर दोनों आर्टरी होती हैं, जैसे
ठीक है। ये हमारा थंब है, थंब की साइड में यहाँ पे ये रेडियल आर्टरी है, ये इसके ब्रांचेज हैं, ठीक है, जो फिंगर्स को जाती हैं। ये हो गई ऊपर की तरफ, जो थंब की साइड में है वो है रेडियल आर्टरी, और जो लिटिल फिंगर की साइड में होती है वो होती है अल्नर आर्टरी। हैंड के अंदर दो आर्टरीज हैं, मेन आर्टरी, जो ब्लड का सप्लाई करती है, ठीक है। तो जब हम एलेंस टेस्ट करते हैं उस टाइम पे क्या है कि हमें पता है कि हमें सैंपल रेडियल आर्टरी से लेना है, तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि वो अपनी मुट्ठी टाइट से बंद करे। जैसे वो अपनी मुट्ठी टाइट से बंद करता है, उसका जो सप्लाई है वो मुट्ठी से मीन्स फिंगर और थम्स के लिए रुक जाता है, और उस टाइम पे हम अल्नर और रेडियल आर्टरी को इस तरीके से थ्री फिंगर के साथ में रोकते हैं। थ्री फिंगर ऊपर और ऐसे ही थ्री फिंगर्स ठीक है, एकदम से प्रेशर से दोनों आर्टरी को हम एकदम से बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद में हम अल्नर आर्टरी को छोड़ते हैं। बंद करने के बाद में जब हम पहले अल्नर आर्टरी को छोड़ते हैं, जो लिटिल फिंगर की साइड में है उसको छोड़ते हैं, और पेशेंट से मुट्ठी वापस से खोलने के लिए बोलते हैं, तो हम देखते हैं कि जो ब्लड की सप्लाई है वो प्रॉपर हो पा रही है, ठीक है, ब्लड वापस से फ्लो कर रहा है फिंगर्स में, थम्स में, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम रेडियल आर्टरी से सैंपल ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी अल्नर आर्टरी की जो पेटेंसी है वो एकदम ठीक है। अगर ये सप्लाई नहीं होती है तो हम रेडियल आर्टरी से सैंपल नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि रेडियल आर्टरी एकमात्र आर्टरी है जो इसको सप्लाई कर रही है, अल्नर इसकी सही नहीं है, ठीक है, वो खराब हो चुकी है पहले से ही, उसका कोई और रीजन रहा होगा, कंजेनाइटल भी हो सकता है, या पहले की कोई हिस्ट्री रही हो एक्सीडेंट की, है ना, कोई सर्जरी की। तो उस कंडीशन में अगर एलन टेस्ट फेल होता है, अल्नर आर्टरी अगर सही नहीं होती है, पेटेंसी उसकी ठीक नहीं होती है, तो हमें उस हैंड से रेडियल आर्टरी से एबीजी का सैंपल नहीं लेना है। तो सैंपल लेने से पहले हमें एलन टेस्ट करना है। अगर एलन टेस्ट ठीक है, पास हो जाता है, उसके बाद में हमें इक्विपमेंट्स इसके तैयार करने हैं, इसके प्रोसीजर की तैयारी करनी है। और ये जो सप्लाई है ये 10 to 15 सेकंड में ही पूरी हो जानी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा डिले हो रहा है उसका मतलब भी अल्नर आर्टरी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये जो फ्लो है आगे की तरफ फिंगर्स में वो बड़ा ही डिले हो रहा है। तो उस सिचुएशन में हम ये नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर, इसके प्रोसीजर के लिए क्या करते हैं, हम सिरिंज लेते हैं और सिरिंज को हेपरिनाइज करते हैं, हेपेरिन से फ्लश करते हैं। हेपेरिन लेते हैं, हेपेरिन एक एंटीकोगुलेंट एजेंट है। हेपेरिन एंटीकोगुलेंट एजेंट है जो कि ब्लड को सिरिंज के अंदर जमने से रोकता है, उसको क्लोटिंग होने से रोकता है। इसलिए हमको हेपेरिन से उसको सिर्फ फ्लश करना है, हेपेरिन सिरिंज के अंदर नहीं रखना है, उसको सिर्फ फ्लश करना है, एक बार खींचना है और वापस से उसको फ्लश करके छोड़ देना है। उसको बोलते हैं हेपेरिनाइज कर लेते हैं सिरिंज को। और सिरिंज के अंदर कोई भी एयर या एयर बबल नहीं रहना चाहिए, नहीं तो एयर बबल एक तरीके से गैस है और वो गैस हमारे लिए हुए सैंपल के साथ में रिएक्ट करती है और जो हमारा रिपोर्टिंग है वो सही नहीं होगी। इसलिए हमको पूरा डी एयर कर लेना है सिरिंज को, और उसके साथ में उसके बाद में हमें जो साइट है जहाँ से हमें सैंपल लेना है उसको पूरा क्लीन करना है, अपने हैंड वॉश करने हैं, और वहाँ से हमें सैंपल विड्रॉ करके एनालिसिस के लिए भेज देना है। आफ्टर प्रोसीजर केयर,
आफ्टर प्रोसीजर जब हम एबीजी कर लेते हैं उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए। जब हमने एबीजी ले लिया, वहां पे कम से कम 10 मिनट के लिए उस पंचर साइट को प्रेस करके रखना है, क्योंकि वहां से ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा रहता है। और ये 10 मिनट का जो टाइम है इससे भी ज़्यादा हो सकता है अगर पेशेंट किसी एंटीकोगुलेंट ड्रग के साथ में है, जैसे एंटीप्लेटलेट या एंटीकोगुलेंट ड्रग अगर पेशेंट ले रहा है तो ये जो टाइम है ये ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 15 मिनट भी हो सकता है, जब तक कि उसका जो ब्लीडिंग है वो रुक नहीं जाए। ठीक है, इसके बाद 48 घंटे के बाद में उसका एक टेस्ट और किया जाएगा जिसको बोलते हैं बारब्यू टेस्ट। ये क्वेश्चन में आ सकता है बारब्यू टेस्ट। बारब्यू टेस्ट क्या होता है? बारब्यू टेस्ट के अंदर जिस हैंड से हमने एबीजी लिया है उस हैंड से 48 घंटे के बाद में 48 आवर्स के बाद में पल्स ऑक्सीमीटर फिंगर में लगाएंगे। यहाँ पे हमने लगा दिया इस फिंगर में पल्स ऑक्सीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सैचुरेशन है O2 सैचुरेशन कितना आ रहा है। ठीक है, मान लिया 98% ऑक्सीजन सैचुरेशन आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने जो सैंपल लिया था वो रेडियल आर्टरी से लिया था, इसलिए हमें चेक करना है कि पेशेंट की रेडियल आर्टरी की कंपिटेंसी अब कैसी है, क्या वो सही है या नहीं है। तो उसके लिए हम अल्नर आर्टरी को एकदम अच्छे से प्रेस कर देंगे, कुछ टाइम के लिए होल्ड रखेंगे, और उसके बाद में जब हम सप्लाई ये जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो देखते रहते हैं। अगर ये ऑक्सीजन सैचुरेशन घटती है इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। हो सकता है कि आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस बन गया है, हो सकता है कि अंदर की तरफ कोई बल्ज बन गया है, जिसकी वजह से जो फ्लो है ऑर्गन की तरफ वो कम हो गया है। और वो कम होगा तो ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, इस प्रोसीजर को बोलते हैं बारब्यू टेस्ट। ठीक है, बारब्यू टेस्ट बोलते हैं 40 आवर्स के बाद में करते हैं, किसी भी एबीजी सैंपलिंग के बाद में। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें अल्नर आर्टरी को प्रेस किया जाता है और रेडियल आर्टरी की पेटेंसी को चेक किया जाता है। एलेंस टेस्ट में क्या किया जाता है, रेडियल आर्टरी को प्रेस करके रखा जाता है और अल्नर आर्टरी की पेटेंसी को चेक किया जाता है। अगर अल्नर आर्टरी ठीक है तभी हम रेडियल से सैंपल लेंगे, अगर अल्नर ठीक नहीं है तो हम रेडियल से सैंपल नहीं लेंगे। इसके बाद में है इसके कॉम्प्लिकेशंस। एबीजी के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? ब्लीडिंग, ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, थ्रोम्बस बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो रिस्क है उनको भी हमें प्रिवेंट करके चलना चाहिए, पेशेंट को बता के चलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं एबीजी, और वो थे इसके पैरामीटर्स। पैरामीटर्स के बाद में हम इसके पढ़ेंगे कि कुछ एबीजी आर्टेरियल ब्लड गैस की पैरामीटर्स के चेंजेस के साथ में उसमें क्या क्या कंडीशंस बनती हैं वो हम अब देखते हैं। वो जो कुछ चेंजेस हैं वो हम इस तरीके से देखते हैं। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एसिडोसिस में मैंने क्या बताया था, अगर रेस्पिरेशन है तो वो डिपेंडेंट है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन पे। पीएच, एसिडोसिस का मतलब बताया था पीएच का घटना, और रेस्पिरेटरी है तो CO2 का बढ़ना। ठीक है, ऐसे ही रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है तो पीएच का बढ़ना। एल्कलोसिस का मतलब पीएच का 7.45 से ज्यादा होना, एल्कोलिसिस का मतलब 7.35 से कम होना पीएच का। ठीक है, तो पीएच का बढ़ना और CO2 का घटना, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है।
रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कोलोसिस जो है उसका पीएच और CO2 का कंसंट्रेशन अपोजिट वे में चलते हैं, जबकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हम पढ़ेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर, उसकी एबनॉर्मलिटीज के अंदर। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं कि एसिडोसिस में क्या है, पीएच घटेगा 7.35 से घटेगा, ठीक है। और इसके अंदर होता है बाइकार्बोनेट्स जो है वो क्या होंगे, वो भी घटेंगे, ठीक है। ये इसमें सिमिलर चलता है। ऐसे ही एल्कोलोसिस होगा तो उसमें पीएच का जो लेवल है वो बढ़ेगा और बाइकार्बोनेट्स का लेवल है वो भी बढ़ेगा। तो ये है 4-5 से बढ़ जाएगा, ठीक है। बाइकार्बोनेट्स 22 to 28 था, तो इसका लेवल जो है इससे ज्यादा हो जाएगा और इसमें 22 से कम हो जाएगा। इसमें CO2 की जो वैल्यू थी वो 35 to 45 थी, तो अगर घट रहा है तो 35 से नीचे होगा, अगर बढ़ रहा है तो 45 से ऊपर होगा, ठीक है। डिजीज में जब कोई भी लंग डिजीज होती है या किसी ऑर्गन में कोई भी डिजीज होती है जिसका इफेक्ट अगर लंग्स के ऊपर आता है तो उसमें इस तरीके के चेंजेस आते हैं। ये एबीसी था। थैंक यू।